हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ IBO 1 के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा इजी तरीके से समझेंगे। जैसा मैं आपको बोलता जाऊँगा, बस आपको बस सुनना है। और जो मैंने डायग्राम्स दिए हैं, मतलब डायग्राम मैंने बनाए हैं बेसिकली आपको थोड़े से इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और मेरे ख्याल से आपको उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक उठा करने की। आपका ये मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक दो छोटे मोटे मल्टीलेटरिज्म का, रीजनलिज्म का, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े बचेंगे, वो मैं करवा दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। बाकी आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स। देखो, रीजनल ग्रुपिंग्स करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। गैट, आपने गैट का नाम सुना होगा, GATT। ये गैट क्यों फॉर्म हुआ था हैं, और गैट को क्यों हटाया गया, ये मैंने आपको वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। गैट जाने के बाद क्या आया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? इसका काम यही था ना कि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से व्यापार करे। कोई ऐसा नहीं करे कि भाई नहीं, तू मेरी कंट्री में व्यापार नहीं करेगा। मतलब LPG, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज्ड, जो हमने 1991 में चीज़ इस्टेब्लिश की थी हमारी कंट्री के अंदर, तो यही था उसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम उसके मेंबर बने और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड को मना नहीं करोगे, आपको ट्रेड करना होगा। अगर अगर होता है ट्रेड, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि भाई मैं इस कंट्री के साथ करूँगा, इसके साथ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। हाँ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तरीके हैं, जैसे ट्रेड बैरियर्स हो गया, नॉन ट्रेड बैरियर्स हो गया। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ का आपको लगता है कि यार ये मेरी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, उनको इम्पैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, तो आप उनको वैसे तो मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके थ्रू आप उनकी जो इम्पोर्ट्स है ना, उनको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं रीजनल ग्रुपिंग। अब WTO के अंदर तो सारी कंट्रीज़ आ गई। अब रीजनल ग्रुपिंग क्या होती है, जैसे कि हमने बोला सार्क, आसियान, नाफ्टा, बाफ्टा, ये सारी की सारी रीजनल ग्रुपिंग्स है। जैसे हम बात करते हैं आसियान की, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे आपको 7 कंट्रीज़ है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे 7 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। ये उसका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है। अब ये होता क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये WTO के मेंबर से एक अलग हटके एक अग्रीमेंट होता है। इसके अंदर ये कहते हैं कि हम 4-5 लोग हैं, हम 4-5 कंट्रीज़ हैं, हम अपने व्यापार करेंगे, तो अगर हम और कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर रहे हैं, हम उसमें इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो हम अपने 4-5 भाइयों को और ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम से कम रखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है। अब रीजनल ग्रुपिंग्स के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मैंने क्या बोला, रीजनल ग्रुपिंग्स के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आप ये जितने नाम देख रहे हो, प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सारे के सारे रीजनल ग्रुपिंग्स के ही पार्ट हैं। बट ये एक लेवल है जो सबसे बेसिक लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। इसके अंदर होता क्या है भाई, लोअर बैरियर्स टू इम्पोर्ट। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई कुछ इंपोर्ट कर रहा है, जैसे मतलब हमारे ग्रुप्स है, 2-3-4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, हम आपस में ट्रेड करेंगे, तो एक वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर तू ये सेम प्रोडक्ट करेगा, मतलब कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को करते हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज़ को करते हैं, तो मैं 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लेता था, मैं तुमसे 45% लूँगा। क्या हुआ, मुझे लोअर मिला ना रेट्स इन बैरियर्स टू इम्पोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री ट्रेड एरिया। अब इसके अंदर एक लेवल अप है। अब इसके अंदर बैरियर्स होते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीटली डिजोल्व, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई बैरियर नहीं है। फ्रीली मेंबर कंट्रीज़, फ्रीली, मेरी बात सुनो, मेंबर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीली मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री ट्रेड एरिया के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपको कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह ये कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी बात आती है कस्टम यूनियंस की। मेंबर कंट्रीज फॉलोज अ कॉमन पॉलिसी इन रिगार्ड्स टू देयर ट्रेड विद नॉन मेंबर कंट्रीज।
अब इसमें बात ये बोली गई है कस्टम यूनियन के अंदर, हम 4 भाई बहन हैं, समझ लो सारे 4 कंट्रीज़ हैं, हमारा एक ग्रुप है, हम एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी कंट्री जो कि मेरी मेंबर नहीं है, तो हम सब मिलके एक पॉलिसी बना लेते हैं कि भाई अगर ये कंट्री जो नॉन मेंबर है वो अगर हमारी कंट्री में ट्रेड करती है, हमारी कंट्री में इंपोर्ट करती है, तो हम सब का एक ही पॉलिसी होगी कि हम इससे 50% चार्ज करेंगे। वो चाहे तेरी एक्स कंट्री में आएगी तो भी 50% टैक्स चार्ज करेगा, मेरी कंट्री में आएगी तो मैं भी 50% टैक्स चार्ज करूँगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं इतना चार्ज करूँ, समझ ले प्रोडक्ट मेरा XYZ है, हमने सब डिसाइड कर लिया इस XYZ पे प्रोडक्ट पे हम सब 50% ड्यूटी चार्ज करेंगे, तो हम सबकी एक सहमति बन गई, तो ये एक लेवल अप हो गया। ठीक है, फिर बात आती है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या है, व्हेन द रीजन बिकेम्स द मार्केट फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लेबर सर्विसेज एंड कैपिटल एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो 4-5 कंट्रियों का रीजन बना है, जो ये रीजन है 4-5 कंट्रियों का, अब इसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो भी सेम हो गया। सेम इन द सेंस, अरे यार इधर लेबर सस्ते पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो चलो यार अपना भाई है भूटान उधर से ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ तो निकाली रखी है रीजनल ग्रुपिंग की, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक तरीके से ये 4-5 कंट्री मिलके एक कंट्री ही बन गई इसके अंदर, क्योंकि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर सर्विस कैपिटल वो सारी सिमिलर हो गई, तो यहाँ या तो फिर मैं जाकर उधर से ले लूँ लेबर कैपिटल या कुछ भी सर्विस। कहने का मतलब वो 4-5 कंट्री है हमारे लिए एक तरीके से अब एक कंट्री बन गई है। जो कैपिटल लेबर सर्विस मैं अपनी कंट्री से उठा रहा था मैं उधर से उठा सकता फ्रीली, कोई मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में बात आती है इकोनॉमिक कम्युनिटी की। ठीक है, व्हेन मेंबर कंट्रीज फॉलोज कॉमन पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक मैटर्स। अब इसका मतलब क्या है, जब वो 4-5 कंट्रीज़ जो कि हमारा रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट है, मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, सब एक कॉमन पॉलिसीज़ फॉर्म करें, कॉमन पॉलिसी फॉर्म करें इन ऑल इकोनॉमिक मैटर्स। मैंने ये बोला ऑल इकोनॉमिक मैटर्स कि भाई हमारी जो हम बोलते हैं कि हमारा 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है, अब तो ये चेंज हो गया, अपना 5 ईयर प्लान नहीं है, अब इसकी जगह अपना मोदी जी का वो भी चल रहा है, प्लान चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, स्ट्रक नहीं कर रहा। कहने का मतलब जो भी आप पॉलिसीज फॉर्म करोगे कि भाई इस साल हमें कंट्री के अंदर इतनी डेवलपमेंट करनी है, इतना पैसे इधर लगाना है, तो वो एक कॉमन पॉलिसी फॉर्म कर लेते। अब इसके अंदर तो 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो, जब आपने इकोनॉमिक मैटर्स में एक पॉलिसी बनाने लग गए, आप सर्विस वगैरह सब कुछ एक करने लग गए, तो आप एक तरीके से ये एक कंट्री ही बन जाती है। ये सब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करती है कि हमारा एक रीजन सुधर जाए, अच्छा इम्प्रूव हो। और आप जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, पहले थोड़ा छोटा था, देखो ये बार, फिर धीरे धीरे बार बढ़ा। कहने का मतलब जो अर्लियर चीज़ें थी जैसे लोअर बैरियर टू इम्पोर्ट्स वो तो रहेगी रहेगी, उसके बाद हमारी नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही है इसके अंदर। इससे क्या हुआ, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रीजनल ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया आसियान, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने सार्क का ले सकते हो, नाफ्टा बाफ्टा सबका। ठीक है, तो हमें एक दो यही पता होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतने सारे नंबर्स होंगे, इतना सारा वो होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आप 100% ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में स्ट्राइक करा। आप इतने सारे मैटर दिमाग में लेके जाओ, आपको ऐसा मैटर रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप पेपर में करके आ सको। ठीक है, तो आसियान की बात करते हैं। आसियान 1967 में फॉर्म हुआ था। ये एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, मैंने अभी बताया आपको बात करी। ये 7 कंट्रीज़ का मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ दे आर क्या है, ये क्या है, मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया इनके लिए नॉन मेंबर कंट्री है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पॉलिसी फॉर्म करी, इन्होंने क्या इकोनॉमिक रीजनल जो ग्रुपिंग है इनका कौन सा लेवल है, इनका लेवल है फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक। फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, फ्री ट्रेड एरिया, इसका मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट द बैरियर्स। इन्होंने सारे बैरियर्स, अगर ये आपस में एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो ये सारे बैरियर्स इनके लिए एलिमिनेट हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स। अब इसका सिंपल सा मतलब हो गया एक तरीके से एडवांटेजेस। ठीक है, हम एडवांटेजेस की बात कर सकते हैं इसके अंदर। भैया पहला क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्स टू स्लो प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबल लिबरलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज द रीजनल इनिशिएटिव्स। फर्स्ट, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स।
अब रैशनल को इसका मतलब ये हो गया भाई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज़ सोचिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो कितना ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हुआ था सब लोगों की इकोनॉमिक्स पे। और सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था? यूरोपियन, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो उन्होंने क्या करा, उनको ये महसूस हुआ कि जो हम आसपास की कंट्रीज़ हैं, अब सिंपल सी बात है, आपका कोई रिलेटिव कहीं दूर रहता हो, लेकिन आपके जो मुसीबत होती है, सडनली कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपके आसपास के लोग ही आपके लिए सबसे पहले भग कर आएंगे। ठीक है, तो वैसे सेम इसमें था। इन्होंने क्या समझा, इनको ये पता चला कि हम आसपास की कंट्रियाँ अगर मिल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, एक दूसरे से व्यापार करके या कुछ भी करके अपने बेनिफिट्स इम्प्रूव करें, अपना जो वर्किंग इकोनॉमिक है हमारा एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क करे, उसके लिए हम सबको मिल के साथ में आना पड़ेगा। और ये मिल के साथ में कब आ सकते हैं? इन्होंने एक रीजनल ग्रुपिंग्स बनाई जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा थी। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सबसे कंट्री से ट्रेड करेंगे, बट इन्होंने अपने वेलफेयर के लिए, अपने रीजन के वेलफेयर के लिए एक अग्रीमेंट तैयार किया, जैसे बाफ्टा, नाफ्टा, आसियान, सार, इस तरह के, जिससे कि ये अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सके। तो पहला क्या था इनका रैशनल ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिटिकल। अब दूसरा क्या था? रिस्पॉन्स टू स्लो प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबल लिबरलाइजेशन। अब एक बात देखो, पहले जब क्या होता था, जब पहले कोई ट्रेड होता था तो एक म्यूचुअल ट्रेड होता था। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ भाई, ये तू चीज़ ये ले ले मेरे से, ये तू चीज़ मुझे दे दे, ये म्यूचुअल था, दोनों की सहमति से हुआ है ट्रेड। ठीक है, इससे क्या होता था, आगे चल के डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट होती थी, कल को वो बंदा मुकर जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि मतलब कि उनकी जो प्रोग्रेस थी ना वो बहुत स्लो होती थी। तो इनको ये पता चला कि देखो, एक होता है मैंने किसी बाहर के बंदे से ट्रेड किया और मैं किसी अपने परिवार वाले से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं इसको कुछ दे रहा हूँ तो ये भी मुझे कुछ दे रहा है, तो मतलब कहने का मतलब एक व्यापार वाला दिमाग नहीं होता, बट ये आपस के पड़ोसी तरीके से होते हैं, एक तरीके से पड़ोसी होते हैं। आप एक अपने आसपास के पड़ोसी को देना प्रेफर करोगे, या जो अमेरिका में बैठा है या कोई ऐसी जगह में बैठा है, दूर बैठा है बहुत आपसे, आप उसको जानते भी नहीं हो ढंग से, सिंपल सी बात है, हम अपने आसपास वाले लोगों को देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कुछ भी सामान बेचना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप कोई परचून की दुकान पे जाते हो, अगर आप उससे कुछ क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई मैं पैसे बाद में दे दूंगा आपको, वो आपको मान जाता है बात, क्योंकि आप उससे ट्रेड करते रहते हो। लेकिन वही सेम पर कोई और बंदा आए उसके पास जो उसने कभी देखा ही नहीं, वो कहेगा भाई मैं कल पैसे दे दूंगा तेरे को, तो वो क्या उसको सामान देगा? नहीं ना। तो ये म्यूचुअल जो ट्रेड बैरियर्स थे ना, इसको ख़त्म करने के लिए रीजनल ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि रीजनल ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं था कि व्यापार करो, आप ख़त्म काम, आप एक दूसरे के भले के बारे में सोच रहे थे इसके अंदर। अगर इंडिया ने भूटान से कुछ रीजनल ग्रुपिंग करी है, तो वो इंडिया भूटान के बारे में सोच रहा है कि उसको कैसा डेवलपमेंट कर सकता है, और भूटान इंडिया के बारे में सोच रहा है, बट भूटान तो ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि इंडिया तो पहले से भूटान से तो बहुत ज़्यादा आगे है। बट मैंने एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, वो एक दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में सोचा इसमें। थर्ड पॉइंट था रीजनल इनिशिएटिव्स। अब रीजनल इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ भाई, अगर आप रीजनल ग्रुपिंग्स कर रहे हो, आपको ट्रेड बैरियर ख़त्म हो रहा है, आपके टैरिफ्स ख़त्म हो गए, आपकी पॉलिसीज़ एक होगी, तो मतलब कि जो ट्रेड करना आप जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, इससे बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, मैन्युफैक्चर थे, प्रोड्यूसर्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, वो बहुत ज़्यादा बल्क के अंदर सामान बना पाए, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हुआ। ठीक है, इजी टू एक्सेस हुआ, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, तो ये सारी चीज़ें थी। अब थर्ड क्या है, लास्ट पॉइंट है एक तरीके से इम्पैक्ट ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स। अब देखो, इम्पैक्ट की बात ऐसी है कि इम्पैक्ट दो तरीके से होता है। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट बोला है तो भाई खत्म ही है बंदा, खतरनाक चीज़ बोल दी मैंने, नहीं, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इम्पैक्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो पहले बात करते हैं इम्पैक्ट की, ट्रेड डाइवर्जन। अब ट्रेड डाइवर्जन का मतलब देखो, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है उनके पास जो मेंबर कंट्रीज़ है, समझ लो चार चार कंट्रीज़ का ग्रुप है एक, और जो उसमें से नहीं है कंट्री, जो नॉन मेंबर कंट्री, आप उसमें उनमें से जो चार कंट्री है वो ट्रेड कम करेगी। अब कहने का मतलब मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड थोड़ा कम कर देगी। इससे क्या हुआ, ट्रेड डाइवर्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको उधर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो वो उधर ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं।
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड ईजी टू एंट्री। मैंने अभी बताया आपको कि जब रीजनल ग्रुपिंग है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। मेंबर कंट्रीज़ में क्या होता है, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा बल्क में बनाते हैं सामान, इजी टू एक्सेस है, वो अपना सामान बेच रहे हैं बाहर, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। फर्स्ट वाला नेगेटिव हो गया। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अब इसके अंदर क्या हुआ, अब सपोज करो 4 कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ है रीजनल ग्रुपिंग की। अब इन्होंने क्या करा, इनके अंदर बहुत सारे दो समझ लो ऐसे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना, और वो दोनों सेम काइंड के प्रोडक्ट कर रहे हैं और दोनों अच्छी कंपनी हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशन किया कि भाई अगर हम एक हो जाएं तो हमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हम इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के अंदर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ेगा इससे, सीधी सी बात है। देखो आप कोई भी फील्ड हो, कुछ भी चीज़ हो, आपने कोई भी, आप सब एक चीज़ सोचो, आपने कुछ एक चीज़ नहीं देखी नेट पे या कहीं भी आपने कुछ पढ़ा कि भाई ये नया कोर्स आया है, नया वो आया, आफ्टर 1-2 ईयर्स देखना आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। सेम इसमें भी यही है। आप रीजनल ग्रुपिंग कर रहे हो अपने वेलफेयर के अंदर, तो आपको नए नए इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे कि डेवलप कैसे कर सकते हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो आपको कह रही है कि भाई आप इस कंट्री में जाकर अपने एक्सपोर्ट करो, लेकिन आपके पास भी तो उस लेवल का सामान होना चाहिए, सामने वाला बंदा जो खरीदे, ठीक है। कहने का मतलब ये रिडक्शन इन दी मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट में रिडक्शन है, क्यों आएगा इससे, रीजनल ग्रुपिंग से। अब एक चीज़ लगाओ, जब मैंने बात करी थी इसके अंदर लास्ट जो था इसका इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसके अंदर क्या हो रहा था, एक ही इकोनॉमिक जो सॉरी देखो जो लास्ट वाला पॉइंट था इकोनॉमिक कम्युनिटी लास्ट लेवल, ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग का, इसमें क्या हो रहा था, सारी की सारी मेंबर कंट्रीज ऑल इकोनॉमिक मैटर्स पे एक ही कॉमन पॉलिसी बना के बैठे। अब इससे क्या हुआ, अब इससे हमें एक वाइड नेटवर्क मिल गया। जैसे हम कोई भी विज्ञापन देखते हैं, कुछ भी ऐसा इंडियन की कुछ चीज़ का कोई चॉकलेट होगी, कोई इसका हो गया एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो सिर्फ इंडिया के अंदर दिखाता है क्योंकि वो इंडिया का वेरिएंट होता है। बट अगर वो इकोनॉमिक रीजनल का हुआ तो वो डिफरेंट वो मेंबर कंट्रीज़ के अंदर भी शो करेगा, तो उसको एक ही बार में एक्सेस कॉस्ट लगेगी जो लगेगी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। फिर इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई फ्लोज। देखो एफडीआई फ्लोज क्या हो गया, एफडीआई क्या होता है, सिंपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तभी तो डेवलपमेंट होगी। अब जो हमारे प्रधानमंत्री है वो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं वगैरह जाते हैं, वो बड़े बड़े सीईओ से मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, वो इस चीज़ से मिलते हैं कि यार हम आपको बेनिफिट्स देंगे, हम आपको बहुत सारी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी कंट्री के अंदर अपना इस्टेब्लिश तो करो अपनी फर्म। यही सेम इसके अंदर भी है, आप अपनी इस्टेब्लिश तो करो फर्म। अब इस्टेब्लिश करोगे तो उधर लोगों को रोज़गार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, सामान बनेगा या सर्विस बनेगी तो उसके अंदर से, ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो यही सब कुछ था इसके अंदर। आई थिंक आप एक बार वीडियो देखोगे, अगर नहीं समझ में आता आपको तो मैं फिर से बता दूंगा आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।